हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व मतलब जब पृथ्वी के द्वारा बल लगने पर वस्तु में विस्थापन हो रहा हो। अब आपको बता दें कि एक ऐसी गति है ये गुरुत्वाधीन गति, जिसमें वस्तु जब गति करती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु की गति के दौरान उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि वस्तु की गति का कारण कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण होता है। और आपको बता दें कि ऐसी वस्तुओं में दो तरीके से गति होती है। एक, जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो ऐसे, और एक जब वस्तु ऊपर से कहां आ रही हो, नीचे आ रही हो। और बता दें कि ऐसी स्थिति में हम S बराबर H रखते हैं। अब हाइट की बात हो जाती है, कितना हाइट गई कितना हाइट आई, और त्वरण की जगह हम G रखते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर वस्तु ऊपर जा रही हो, अगर वस्तु कहां जा रही हो बेटा, ऊपर जा रही हो, तो S बराबर तो H रखते हैं, लेकिन G बराबर A बराबर -G रखते हैं। ऊपर जा रही हो तो S बराबर तो H ही रखेंगे, लेकिन नीचे आ रही हो तो S बराबर H ही रखते हैं, और A बराबर क्या रखते हैं, +G रखते हैं। ये बात है बेटा। तब फार्मूले का स्वरूप क्या हो जाएगा इस कंडीशन, इसके लिए V बराबर U, अगर ऊपर जा रही है, -GT, AT नहीं, S बराबर UT, यस तो हो ही नहीं सकता, H बराबर UT, ½ GT स्क्वायर। तीसरा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर -2GH। यानी जो फार्मूला है हमारा, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस ½ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, इसमें चेंज कर दिया 2AS, वही चेंज किया। इसमें क्या फार्मूला होगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, V बराबर U प्लस GT, नीचे आ रहा तो प्लस CT, S बराबर UT, S नहीं, H बराबर UT प्लस ½ GT स्क्वायर, नीचे आया तो प्लस में G, बस S की जगह H रख दिए। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH, हो गया सिंपली। एक चीज और है, वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल क्या चीज है, पहले आपको समझना होगा। इस चीज को समझना क्या होगा, होता क्या है, क्या है अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या चीज है। बता दूं कि कोई वाहन चल रही है, हमने उस पर ब्रेक लगा दिया, और जब ब्रेक अप्लाई किया हमने उस पर, तो बता दूं कि ब्रेक लगाने के बाद, और गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, ब्रेक लगाने के बाद कुछ समय लगता है रुकने में, तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले वो कुछ दूरी चलती है। ऐसे ब्रेक लगाए तुरंत गाड़ी नहीं रुकती, ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर तक चूं 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 करते चलती है। तो ब्रेक लगाने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल्स, गाड़ी रुकने से पहले जो दूरी तय होती है, उसे हम अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। उसको अगर आपको नापना है, मेजर करना है, मापना है, कैसे मापेंगे, आपको बता दें ये दूरी जो होती है ये किस किस पर डिपेंड करती होती है। ये ब्रेक लगाने के ठीक पहले के वेग पर डिपेंड करती है। ब्रेक लगाने के ठीक पहले वेग कितना था, इस पर डिपेंड करती है। ब्रेक लगाने के बाद कितना मंदन उत्पन्न हो गया, रिटार्डेशन, इस पर डिपेंड करती है। और सड़क और पहियों के बीच घर्षण पर डिपेंड करती है। इतनी चीजों पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लेता हूं कि ब्रेक लगाने के बाद जो मंदन है वो A है, मंदन कितना है, A है, तब गति विषयक तृतीय, और मैं मान लूं कि मंदन A है और उसने यस दूरी तय कर दी। ब्रेक लगाते समय वेग U था और अंत में तो रुक ही जाएगा,
त्वरण ए उत्पन्न हो गया मंदन, और उसने यस अवरोधन दूरी तय कर ली। तो कितनी दूरी तय की? गति विषयक तृतीय समीकरण को लगाएं, 2as, यही तो चाहिए। 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान कुछ नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है। यस चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। और आपको पता है ये चीज, गाड़ी अंत में रुकी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। समझ सके इस चीज को? आपको एक शब्द और इसी वक्त बता देता हूं। एक समान रूप से त्वरित गति, एक समान रूप से त्वरित गति का मतलब कि वस्तु के वेग में जो वृद्धि हो वो वृद्धि प्रति सेकंड समान रूप से हो, यानी हर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि वो समान हो, वो बदले ना। अगर मेरे वेग में 10 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है तो हर सेकंड 10 ही मीटर पर सेकंड के वेग, पहले क्षण मेरा वेग 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड मेरा वेग 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड मेरा वेग 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड मेरा वेग 40 मीटर पर सेकंड। ये 10 ही 10 की वृद्धि हो या 15 ही 15 की वृद्धि हो, 2 की वृद्धि हो, यानी वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या हो? समान हो। ये एक समान रूप से त्वरित गति है। और एक समान रूप से त्वरित गति का सबसे सुगम, सरल, सटीक उदाहरण, वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिर रही हो, गुरुत्व के प्रभाव में कहां गिर रही हो? नीचे गिर रही हो। हाँ, ऊपर से नीचे गिरते समय कोई विरोध ना हो, हवा भी ना हो, वायु का प्रतिरोध नगण्य हो बेटा। जब हम गिरे ऊपर से नीचे, वायु ना हो, कोई फ्रिक्शन ना लगाए वायु, फिर चाहे मैं मिट्टी का बना हूं, चाहे सोने का बना हूं, चाहे मैं हाथी हूं, चाहे मैं चूहा हूं, अगर वायु का प्रतिरोध नहीं है तो जो भी वस्तु ऊपर से कहां गिरेगी? नीचे। सबके वेग में वृद्धि समान होगा, चाहे कोई कितना भी भारी हो, चाहे कोई कितना भी हल्का हो, चाहे कोई आकार में कुछ भी हो। रूप, रंग, आकार, शारीरिक संगठन कुछ पर भी डिपेंड नहीं करता। हाथी गिरे तो उसकी भी रफ्तार वही होगी, चींटी गिरे तो उसकी भी रफ्तार। रफ्तार का मतलब उसके वेग में परिवर्तन, रफ्तार नहीं, उसके वेग में परिवर्तन वही होगा, सेम वेग में परिवर्तन होगा। यानी सब एक समान रूप से त्वरित गति से गिरेंगे नीचे, एक समान रूप से त्वरित गति से कहां गिरेंगी? नीचे। सब में त्वरण समान होगा ऊपर से नीचे गिरने पर, इसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। जब ऊपर से नीचे, चाहे हाथी गिरे चाहे कोई भी गिरे, अगर उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है, सब में त्वरण समान होगा, सबके वेग में वृद्धि समान होगी, चाहे हाथी गिरे चाहे चींटी गिरे। ऐसे गिरने को मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, और प्रारंभिक वेग 0 लेना होता है। तब गति का समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो 0 हो चुका है, ठीक है ना, 2a2gh होगा। s बराबर क्या होगा? हाफ gt स्क्वायर, चूंकि u तो 0 हो गया, u तो 0 हो गया, u तो 0 हो गया, अंतिम वाला लिख ही दिया है। और तीसरा v बराबर 80, u क्यों लिखोगे? u प्लस 80 क्यों लिखोगे? u तो 0 है। ये मुक्त पतन की बात है। कुछ और भी जरूरी बातें जो हमको आपको यहीं पर करनी है गति के संदर्भ में। क्या है वो जरूरी बातें? बताता हूं मैं आपको। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपका जानना जरूरी है। कौन है वो महत्वपूर्ण बातें? समझिए, मैं आपको बताऊं है क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर कोई वस्तु है वो 1 डायमेंशनल मोशन में है, एक रेखा में गति कर रही है। अब रेखा में गति बाएं भी हो सकती है, दाएं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो सर, तो जब आप समीकरण यूज करेंगे v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब चूंकि इसमें सारी राशियां सदिश हैं, v बराबर u प्लस 80 सब सदिश हैं, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है ना, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस 2as, सब सदिश है और सदिश राशियों में चिन्हों का महत्व है। तो आपको बता दें कि चिन्ह कैसे लेंगे आप। अगर आप धन एक्स अक्ष की दिशा में गति करते हैं तो प्लस में लेंगे, और अगर ऋण एक्स अक्ष की दिशा में गति करते हैं तो माइनस में लेंगे। सब कुछ, वेग, त्वरण, सब, विस्थापन। अगर प्लस वाई एक्सिस में है तो सब प्लस में लेंगे, वेग, त्वरण, विस्थापन। नीचे आ रहे हैं अगर माइनस वाई में तो फिर सब माइनस में लेंगे, याद रखिएगा। अगर इस चीज में चूक के तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सदिश के लिए हैं, सरल रेखा में गति के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है, जैसे नीचे से ऊपर जा रही है अथवा ऊपर से कहां आ रही है, नीचे। कभी कभी ऐसा भी होता है, नीचे से ऊपर जा रही है अथवा ऊपर से कहां आ रही है, नीचे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है और जाते जाते पलट पड़ती है, ऊपर जा रही है, जाते जाते पलट पड़ती है, नीचे आने लगती है, यानी गति का उत्क्रमण हो जाता है, अपने पथ पर विपरीत दिशा में आने लगती है। उत्तर से दक्षिण जा रही थी, दक्षिण से उत्तर आने लगी। अब मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में कण का विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग होता है। आप ऊपर गए और फिर नीचे भी आए तो विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी तो कई गुनी हो गई, 2 गुनी। अगर x गया, x आया तो 2x हो गया दूरी। और बहुत 100% लोग इन फार्मूलों का प्रयोग करते समय यश को दूरी मानकर सवाल लगाते हैं, और दूरी विस्थापन बदल गया इस बार, और ये विस्थापन है। फिर आपको समझना पड़ेगा फार्मूलों को लगाते समय। क्या समझना पड़ेगा सर? जैसे ये लिखा हुआ है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, ये समीकरण का डेरिवेशन करते समय मैंने लिखा था समय 0 पर विस्थापन कितना है, 0 है, और समय t पर विस्थापन कितना है, s है। यानी हमने प्रारंभिक विस्थापन को क्या मान करके, 0 मान करके तब ये फार्मूला डेरिवेट किया था। प्रारंभिक विस्थापन को 0 मानने का मतलब ये है, प्रारंभिक विस्थापन को 0 मानने का मतलब ये है कि प्रारंभ में कण मूल बिंदु पर था, कोई दूरी नहीं चला था, प्रारंभ में विराम में था, विस्थापन 0 माना था हमने। लेकिन अगर कहीं कण का प्रारंभिक विस्थापन ये रहा, इतना दूरी वो चल चुका है t बराबर 0 पर, वेग जब u था, प्रारंभिक वेग, वो इतना दूरी चल चुका है, यानी उसका विस्थापन मान लेते हैं यहां तक, इतना s0 मान लेते हैं उसका विस्थापन, इतना वो चल चुका है। अगर ये मैं मान लूं कि प्रारंभ में कण का विस्थापन s बराबर s0 था, t बराबर किस पर, 0 पर, वेग u था प्रारंभ में, और फिर जब समय t बीत गया तब विस्थापन कण का s हुआ और तब वेग v हुआ, तब आप फार्मूला ऐसे लगाओगे, यस बराबर नहीं, तब आप लिखोगे यहां पर s माइनस s नॉट, तब ये सही विस्थापन देगा। तब आप फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as माइनस s नॉट लिखोगे। अगर प्रारंभ में कण मूल बिंदु पर नहीं है, कुछ दूरी चल चुका है t बराबर 0 पर, तब आपको फार्मूला ऐसे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। समझ गए? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब क्या चीज कहते हैं आपसे, कुछ और भी जरूरी बात कर लेते हैं इसी वक्त। वो कौन सी जरूरी बातें हैं, ये भी देख लीजिए। कभी कभी इसका डेरिवेशन मैंने दिया है 9th क्लास के प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। 9वें सेकंड में चली गई दूरी, इसका डेरिवेशन हमने दिया है। अगर मान लीजिए कि n सेकंड में आपने इतनी दूरी तय करी, ये n सेकंड में चली गई दूरी है, और n-1 सेकंड में चली गई दूरी इतनी है, तो ये जो दूरी है ये वाली इतनी, ये कब चली गई, ये 90 में चली गई, 90 में है, एक ही सेकंड है, 100 सेकंड में, पूरी 100 सेकंड में चली गई दूरी, ये 99 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये इतनी दूरी कैसे सेकंड में है, 1 सेकंड में चली गई, वो 100वां सेकंड है। तो वो कैसे निकलेगा, वो डिस्टेंस निकलेगा आपका जब आप n सेकंड में चली गई, इतने में से, इतने पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, फार्मूला वही लगेगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर में से घटा दीजिए un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का स्क्वायर। तब जो आएगा रिजल्ट आपका 90 सेकंड में चली गई दूरी का, वो रिजल्ट आएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। मैंने डेरिवेशन इसका कराया हूँ 9th स्टैंडर्ड पर जाकर के, 9th की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपेक्षिक वेग।
देखिए अगली वीडियो।